welcome to the course Advanced Control Systems. Now today we will discuss an important control system topic, which is optimal control systems. So before proceeding further, I would like to discuss about some basics of optimization, that what is meant by optimization. So we proceed. So first of all, let us see let us revise our some basics regarding the derivatives, कि हम जो डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं उससे हम फंक्शन की आगे हम ऑप्टिमल कंट्रोल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन होगा जिसको हमने जो है क्या करना है, हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है उस कॉस्ट फंक्शन को। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि हम जो है कोई हमारे पास फंक्शन है उसको कैसे डिटरमिन करेंगे कि वो फंक्शन जो है उसकी जो डेरिवेटिव है वो उसके मतलब क्या इन्फॉर्मेशन देता है। सो लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वी नो फ्रॉम आवर वर्क इन द प्रीवियस चैप्टर, ये प्रीवियस चैप्टर को रेफरेंस दे रहा है। एफ डैश एक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन होता है, यानी डेरिवेटिव जो होता है आपके फंक्शन के बाद चेंज के बारे में बताता है। तो given any x1 and x2 from an interval I with x1 less than x2, if f of x1 less than f of x2, then f of x is increasing। अच्छा, अब इस ये डेरिवेटिव के बगैर हम एनालिसिस करेंगे। डेरिवेटिव के बगैर कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर x1 लेस देन x2 है, ठीक है, और f of x1 यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आई, यानी फंक्शन आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और गिवन एनी पॉइंट x1 एंड x2 फ्रॉम एन इंटरवल i with x1 लेस देन x2, इफ f of x1 ग्रेटर देन f of x2, देन f of x इज डिक्रीजिंग, यानी उसकी प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से ज़्यादा थी। इसका मतलब है कि फंक्शन अपनी डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है डेरिवेटिव के फॉर्म में हम कैसे उसको एनालाइज करेंगे। if the derivative of a function was positive at a point, then the function was increasing at that point, and if the derivative, यानी इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव अगर आपका डेरिवेटिव जो चेंज है अगर वो पॉजिटिव हो रही है, यानी नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से ज़्यादा है, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, यानी क्लाइम कर रहा है, ऊपर जा रहा है। और अगर आपकी जो डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी नेक्स्ट वैल्यू आपकी प्रीवियस वैल्यू से जो है वो कम है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन आपका नीचे को जा रहा है। तो if f dash of x is greater than 0 for every x on some interval I, then f of x is increasing on the interval, and if dash of x is less than 0 for every x on some interval I, the f of x is decreasing on the interval। अच्छा, अगर f of dash x ज़ीरो हो जाए, यानी अगर आपका डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो आपको पता है कि डेरिवेटिव ज़ीरो किसका होता है, कांस्टेंट का ज़ीरो होता है, यानी आपका फंक्शन जो है क्या है, कांस्टेंट हो जाता है, स्टिल हो जाता है फंक्शन। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, या अगर आप कोई मिनिमम पॉइंट पे पहुंचे हो वहाँ भी आपका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। ये आगे हम देखते हैं इसके मतलब। जैसे अब आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 5/2 एक्स 4 की पावर 4 प्लस 4/3 एक्स की पावर क्यूब प्लस 5। ठीक है, अब मुझे इसके पहली बात तो ये कि निकालना है, इसके इंटरवल निकालने हैं कि सबसे पहले हम मुझे ये देखना है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट जिस पर डेरिवेटिव आपका ज़ीरो है। फिर उसके बाद मैंने ये देखना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए आप उसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करें और उसको ज़ीरो के बराबर रखें। जब आप उसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो उससे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट निकल आएंगे। अच्छा, अब क्रिटिकल पॉइंट से आपने क्या करना है कि उससे जो पीछे इंटरवल होगा उसमें उसका डेरिवेटिव आपने देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, और अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन आपका उस इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग है। तो ये देखें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर इक्वल रखा गया और उससे क्रिटिकल पॉइंट आपको निकला है एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू -2। तो अब ये देखें इसका ग्राफ, इसमें हम देखते हैं कि अब इसकी मुख्तलिफ जो है वैल्यूज़ पुट करके इसमें चेक किया गया है कि -2 से पीछे जो है इसका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आता है, और -2 और ज़ीरो के दरमियान इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है। ज़ीरो से लेकर 4 तक इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और 4 से आगे 6 तक इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ है, -2 और ज़ीरो में इंक्रीजिंग है। फिर ज़ीरो आपका जो है आप कह लें कि ना ये मैक्सिमम पॉइंट होगा,
ये आगे हम डिस्कस करते हैं ये कौन सा पॉइंट होगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखें डेरिवेटिव पॉजिटिव, यानी इस इंटरवल में -2 से 0 और 0 से 4, यानी -2 से 4 तक आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, -2 से 0 और 0 से 4, 0 आपका पॉइंट ऑफ, आप इसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आप इधर आ जाएं सबसे लेफ्ट पे कि जहाँ पे आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव नेगेटिव है। इसका मतलब है कि आपका फंक्शन जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है। और अगर आपका 4 से लेके आगे प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो इस तरह से हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो किन किन इंटरवल के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है और किन किन इंटरवल के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखें कि एफ ऑफ एक्स इज़ -x⁴ प्लस 5/2 x⁴ x⁴ प्लस 5/2 x⁴ प्लस 4/40/30 इंटू x⁴ प्लस 5। अच्छा, अब इसको आप क्या करें, इसका भी हम जो है वो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालें। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको ज़ीरो पुट कर दें, उससे आपके पास आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। और फिर आप उसका जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये किन किन इंटरवल्स के अंदर इंक्रीजिंग है और किन किन इंटरवल्स के अंदर डिक्रीजिंग है। अच्छा, ये देखें इसका ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो ट्रेंड है यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे फंक्शन इस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ज़ीरो है इस पॉइंट के ऊपर -2, और ज़ीरो के ऊपर डेरिवेटिव उसका ज़ीरो है, और 4 के ऊपर उसका डेरिवेटिव ज़ीरो है। आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे 4 पे ये मैक्सिमा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और -2 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो इसको मिनिमा बोलेंगे आप। अब मैक्सिमा मिनिमा दो तरह के होते हैं, एक रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा जो है वो आपके रिलेटिवली इंटरवल के अंदर आप कह सकते हैं, और एब्सोल्यूट का मतलब ये हो कि उस फंक्शन की जो पूरी रेंज है उसके अंदर, जो उस रेंज के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यूज़ आती हैं। एक फंक्शन है उसके बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते हैं, उसके बहुत सारे जो है मिनिमा हो सकते हैं, लेकिन उन मिनिमा में जो सबसे कम वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। इसी तरीके से उन जो मैक्सिमास हैं उसके काफ़ी सारे रिलेटिव मैक्सिमास, उसमें जो हाईएस्ट रिलेटिव मैक्सिमा होगा उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम फंक्शन को एनालाइज करते हैं। अच्छा, if x is equal to c is a critical point and the function is decreasing to the left of x is equal to c and is increasing to the right। देखें, अगर x ऑफ c के लेफ्ट पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और राइट पे इंक्रीज कर रहा है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, आपका रिलेटिव मिनिमा होगा, रिलेटिव मिनिमम ऑफ द फंक्शन। Likewise, if the function is increasing to the left of x and decreasing to the right of x, यानी लेफ्ट ऑफ x पे क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है और राइट पे डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। इट मस्ट बी अ रिलेटिव मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन। तो फाइनली इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये वाला वो पॉइंट है, इफ इट इज इंक्रीजिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों साइडों पे उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो वो जो है कोई ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, आप उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं उस क्रिटिकल पॉइंट को। अच्छा, इफ़ एफ डैश, यहाँ पे इसको समराइज़ किया हुआ है। अच्छा, इसमें बहुत सारी जो है वो आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, थ्योरी काफ़ी लिखी है, तो मैं उसको नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज दैट x इज इक्वल टू 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f of x, then f dash of x greater than 0 to the left of x of c and f dash of x is less than 0 to the right of x of c, then x of c is a relative maximum। ठीक है, यानी लेफ्ट पे क्या हो पॉजिटिव, राइट पे क्या हो नेगेटिव, और अगर लेफ्ट पे नेगेटिव हो राइट पे पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या है कि वो मिनिमम है, रिलेटिव मिनिमम। एंड इफ डैश ऑफ एक्स इज द सेम साइन ऑन द बोथ साइड्स देन एक्स इज नाइदर अ रिलेटिव मैक्सिमम नॉर अ रिलेटिव मिनिमम। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा को कैसे आपने फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा जो है आपको सबसे पहले तो वो किसी इंटरवल में आपने फाइंड करना है, और उसमें वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूटी होगी आपका आंसर गलत आ सकता है। तो इसमें पहले ये पॉइंट देखें, वेरीफाई दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल। कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूटी क्या चीज़ होती है आगे हम देखेंगे। फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इन द इंटरवल ए बी, दिस मेक सेंस इफ यू थिंक अबाउट इट। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें। अच्छा, उसके बाद एवेलुएट द फंक्शन एट द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आप जो है फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालें। फिर उसमें जो सबसे मिनिमम होगी वो आपकी रिलेटिव, वो आपकी एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगी, और जो सबसे मैक्सिमम होगी सारे रिलेटिव मैक्सिमा में वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगी। ठीक है,
अच्छा, अब जैसे ये एक एग्जांपल है, जी ऑफ टी इज इक्वल टू 2t³ प्लस टी 3t² माइनस 12t प्लस 4। अच्छा, अब इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके आप जो है इसके क्रिटिकल पॉइंट आप इसके निकाल लें। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद क्रिटिकल पॉइंट इसके आज जी डैश ऑफ टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है -2 और 1। अच्छा, -2 जो है, -2 नाउ वी इवेलुएट द फंक्शन एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट जी ऑफ -2, तो यहाँ पे आप जी ऑफ -2 रखें, उसकी वैल्यू आ जाएगी 24। और जी ऑफ 1, ठीक है, 1 था ना हमारा, जी ऑफ 1 रखें, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। और इसके इंटरवल के एंड पॉइंट्स क्या हैं, -4 और 2, तो -4 पे भी वैल्यू निकालें और 2 पे भी अपनी वैल्यू निकालें। तो ये देखें जी ऑफ -2 कितना आ रहा है 24, जी ऑफ -4 कितना था -28। ये कैसे निकलनी है, जस्ट इस फंक्शन में पुट कर रहे हैं आप वैल्यू को। उसके बाद जी ऑफ 1 क्या आ रहा है -3 और 8। अब इसके अंदर इन चार वैल्यूज़ पे ज़रा गौर करें। अब इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 24, तो -2 क्या है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा इसमें बन जाएगा। और दूसरा इसके अंदर आप देखें कि इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, -28, तो ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमा बन जाएगा। अच्छा, अब उसमें देखें, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फंक्शन विल एवर बी एंड दीज 4 पॉइंट्स रिप्रेजेंट ओनली द प्लेसेस इन द इंटरवल वेयर द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा कैन अकर। So from the list we see that the absolute maxima is 24 and occurs at -2, जो कि critical point है आपका। And absolute minimum of g of t is -28 which occurs at t is equal to -4, जो कि end point पे occur कर रहा है। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं कि एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि determine the absolute extrema फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द इंटरवल। अब इंटरवल आपका 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है, इंटरवल की बात हम लाजमी करेंगे इसमें। और आपका फंक्शन क्या है, 2t³ प्लस 3t² माइनस 12t प्लस 4। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि 0 और 2 एक इसके एंड पॉइंट आ गए जो कि इंक्लूड है फंक्शन के अंदर। अच्छा, फिर अब दूसरा इसका आप डेरिवेटिव लो फर्स्ट और उसको 0 के बराबर रख दो। तो इसमें देखते हैं कि हम इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और एंड पॉइंट्स हैं उस पर इसकी वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, और इसमें जो है जी ऑफ 1 पे वैल्यू इसकी निकाली है, जी ऑफ 0 पे निकाली है और जी ऑफ 2 पे निकाली है। अच्छा, इसका हम देखते हैं कि अच्छा इसके ऊपर जो है, फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ वैल्यूज वी सी दैट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज 8 एंड विल अकर एट t इज इक्वल टू 2 एंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज -3 विच अकर्स एट t इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी एंड पॉइंट पे ज़रूरी नहीं कि वो निकले आपका, जो आपका जो है एक्सट्रीमा है। तो as we saw in this example, a simple change in the interval can completely change the answer. It has also shown that we need to be careful to exclude the critical points that aren't in the interval. Had we forgotten, अच्छा, this is the other big mistake the students make in these problems। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं फर्दर, हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चलते हैं कि इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स वी आर लुकिंग फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू और द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ फंक्शन कैन टेक। ठीक है, we saw how to solve one kind of optimization problem in the absolute extrema section where we found the largest and smallest value that a function would take on the interval। यानी हमने ये कैसे निकाली थी, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से निकाला था कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया और उन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर और एंड पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज निकाली और उनमें से जो हाईएस्ट थी उसको हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा कह दी और जो सबसे लोएस्ट थी उसको हमने एब्सोल्यूट मिनिमा कह दिया। एक और हमारे पास मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप करके पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालें और फिर उसमें आप उसका उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लें। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो आपका आ जाए नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमा पॉइंट है आपका। ठीक है, मैक्सिमा। और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब वो मिनिमा पॉइंट है। तो ये आगे हम देखते हैं। अच्छा, वी नीड टू, एक एग्जांपल और हम करते हैं अभी। वी नीड टू enclose a rectangular field with a fence. We have 500 feet of fencing material and a building is on one side of the field and so we won't need any fencing. Determine the dimensions of the field that will enclose the largest area। तो हमने एरिया को जो है वो मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, 500 फीट की हमारे पास फेंसिंग हमारे पास मौजूद है। ठीक है, फेंसिंग जो है हमारे पास 500 फीट की से क्या मुराद है, अब हम देखते हैं कि 500 फीट की फेंसिंग है यानी इसकी पेरीमीटर जो है वो 500 है। तो इसकी पेरीमीटर कितने जो है, इसको हम देखते हैं एक्स प्लस जो है x+2y। ये यहाँ पे बिल्डिंग है और उसके आसपास हम क्या करें, फेंसिंग कर रहे हैं। तो
कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब इसमें आपने मैक्सिमाइज क्या करना है, एरिया। एरिया क्या होगा, एक्स इंटू वाई, और कॉन्स्टेंट आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स प्लस टू वाई, वाई प्लस वाई। यानी ये सारी की सारी जो ये वाली पूरी लेंथ है, ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी पेरीमीटर, इसको आप कह सकते हैं कि दैट इज एक्स प्लस टू वाई विच इज इक्वल टू 500। ये आपकी कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो लिमिटेशन है आपकी। और मैक्सिमम मैक्सिमाइज आपने क्या करना है, एरिया। अब आप क्या करो कि आप जो है यहाँ से इस कॉन्स्टेंट से वेरिएबल एक निकाल के इसके अंदर पुट करो। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 500 माइनस टू वाई, यहाँ से आपने x निकाला और इसको फिर उसमें पुट करें तो ये एरिया आपका आ जाएगा 500 वाई माइनस टू वाई स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब आप क्या मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे करते हैं कि हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें और उसको इक्वल टू ज़ीरो रखें। ठीक है, वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया गया है, क्योंकि 500 माइनस फोर वाई। ठीक है, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो यहाँ से आपने y निकाला 125। तो 125 जो है y की वैल्यू है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की हो जाएगी 500 माइनस टू इंटू 125। तो इस तरह से आपका जो a ऑफ 125 है एरिया, वो निकल आएगा 31250 फिट्स के। ये मैक्सिमम एरिया है जो आप अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यूजिंग द प्रिंसिपल्स वी स्टडीड नाउ। अच्छा, अब उसमें तो अब उसको फर्दर समराइज़ किया हुआ है। मेथड वन है फाइंड दी एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, के आप स्टेप बाय स्टेप उसमें वैल्यूज़ फंक्शन में पुट करके निकालें। जो पहला प्रिंसिपल था कि जिसमें फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। मेथड टू क्या था कि जी डेरिवेटिव के तरीके से आप फर्स्ट डेरिवेटिव के तरीके से निकाल लें। और एक और फिर इसके बाद मेथड आता है मेथड थ्री, जो कि सेकंड डेरिवेटिव का आपका मेथड कहलाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि हम बात कर रहे थे कि हमारे इंटरवल की, तो यहाँ से भी वो क्लियर होता है कि हमारा इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अब जैसे ये देखें, ये इंटरवल यहाँ से अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो हमने बात जो करनी है वो कंटिन्यूस इंटरवल की बात करनी है। ठीक है, इन दिस केस अ रिलेटिव मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन क्लियरली occurs at x is equal to c. Also the function is always decreasing to the right and is always is increasing to the left. However, because of the discontinuity x is equal to d, we can clearly see that f of d is greater than f of c. So the absolute maximum of the function does not occur at x is equal to c. Had this continuity at x is equal to d had not been, this would not happen. तो आपका जो होना चाहिए फंक्शन, आपने कंटिन्यूस इंटरवल के अंदर उसको कंसिडर करना है। अच्छा, उसकी समरी ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम, लेट आई बी द इंटरवल ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x in f of x, the function we want to optimize, and further suppose that f of x is continuous on I except possibly at the endpoints. Finally, suppose that x is equal to 0 is a critical point of f of x and c is the interval I. If we restrict x to the values of I, then f dash of x is greater than 0 for all x less than 0 and less than c, and if dash of x is less than 0 for all x greater than c, it will be absolute maximum value. ठीक है, यानी आपका डेरिवेटिव जो है वो लेफ्ट पे आप कह लें कि पॉजिटिव है और राइट पे नेगेटिव है, यानी आपकी यूं हिल बन रही है, यानी यूं बन रही है, यूं चीज़ बन रही है, तो वो आप मैक्सिमम पे खड़े हुए हैं। और अगर आपका पीछे जो है उससे एक्स सी जो है, सी क्रिटिकल पॉइंट है, उससे पीछे आपका जो है वो डेरिवेटिव नेगेटिव है और उससे आगे पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, तो वो आप एक एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के ऊपर उसमें खड़े हुए। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, लेट आई बी द इंटरवल ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इन एफ ऑफ एक्स, द फंक्शन वी वांट टू ऑप्टिमाइज, एंड सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आई एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी एट द एंड पॉइंट्स. Finally, suppose that x of c is a critical point of f of x and c is in the interval I. Then अब डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, आपने डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, तो ये मिनिमम पॉइंट आपका होगा। then f of c will be the absolute minimum value of f of x. और आप अगर इसका f डबल डैश ऑफ x नेगेटिव आ जाए तो फॉर ऑल x इन i, अब ये देखें एब्सोल्यूट कहने के लिए ऑल x जो है वो इसमें इंक्लूड कर रहा है, एफ सी विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x ऑन द इंटरवल i. तो ये थे आपके फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एक मैक्सिमम फाइंड करने के लिए या मिनिमा फाइंड करने के लिए। मैक्सिमम मिनिमा क्यों हम फाइंड करते हैं कि हम ऑप्टिमाइजेशन में हम अपने कॉस्ट फंक्शन को, अगर कॉस्ट फंक्शन है तो उसको हम मिनिमाइज कर रहे होंगे, अगर प्रॉफिट फंक्शन है तो उसको हम मैक्सिमाइज कर रहे होंगे। अच्छा, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बॉक्स हुज बेस लेंथ इज 3 times द बेस विड्थ, द मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड अप द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट इज $10 पर फीट स्क्वायर एंड द मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड द साइड्स कॉस्ट इज दिस। ठीक है, इफ़ द बॉक्स मस्ट हैव अ वॉल्यूम, ठीक है, अगर उसका वॉल्यूम देखेंगे दिया हुआ वॉल्यूम उसका कितना है 50 फीट क्यूब,
determine the dimensions that will maximize the cost to that will minimize the cost to build the box। यानी अब हमने क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ये याद रखिएगा, कॉस्ट फंक्शन आ जाए तो उसको मिनिमाइज करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन अगर हो तो उसको हम मैक्सिमाइज करेंगे। नॉर्मली इस तरह के दो फंक्शन हमारे पास आते हैं ऑप्टिमाइजेशन में। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जनाब ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है। अब उसका मिनिमाइज हमने क्या करना है, मिनिमाइज हमने करनी है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगी, 10 इंटू टू एल डब्ल्यू प्लस 6 इंटू टू डब्ल्यू एच प्लस टू एल एच। अच्छा, 10 टाइम्स इंटू टू एल डब्ल्यू, ठीक है, ये कॉस्ट है। एल क्या है, इसकी लेंथ, डब्ल्यू क्या है, इसकी विड्थ, और एच क्या है, इसकी हाइट। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से बन रही है, ये जो आपको यहाँ पे गिवन है कि जिसमें आपको जो है इसकी बेस की लेंथ 3 टाइम्स है बेस की विड्थ से, ठीक है। एंड द मटेरियल यूज टू बिल्ड द टॉप एंड द बॉटम कॉस्ट 10 फीट स्क्वायर एंड द मटेरियल यूज टू बिल्ड द साइड्स कॉस्ट 6 फीट स्क्वायर। तो यहाँ से हमने कॉस्ट फंक्शन बेसिकली इसका डेवलप किया। 60 डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 48 डब्ल्यू एच, ये डब्ल्यू है और लेंथ इसकी 3 डब्ल्यू 3 टाइम्स है, ठीक है। तो अच्छा, अब कॉन्स्टेंट अब इसकी क्या है कि वॉल्यूम जो है वो 50 रहना चाहिए। तो 50 इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और विड्थ को फर्दर जो है वो हमने इसको किया 3 इंटू एल, एल को एल की जगह जो है 3 डब्ल्यू पुट कर दिया, तो 3 डब्ल्यू स्क्र इंटू एच। तो हमने डब्ल्यू और एच बेसिकली निकालना है, लेंथ हमारी वहाँ से निकल आएगी अगर हम डब्ल्यू निकाल देंगे। तो अब आप क्या करो कि आप जो है यहाँ से देखो, यहाँ से अब एक वेरिएबल इधर पुट करें आप। जैसे ये देखें एच इज इक्वल टू 50 ओवर 3 डब्ल्यू स्क्र, इसको कॉस्ट फंक्शन में इन्होंने पुट किया है, और कॉस्ट फंक्शन निकला है कि 60 डब्ल्यू स्क्र प्लस 800 ओवर डब्ल्यू। अब आप इसका डेरिवेटिव लो, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको इक्वल ज़ीरो करो, ठीक है। वहाँ से पॉइंट आपका निकल आएगा, और फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव लो, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया 120 डब्ल्यू माइनस 800 डब्ल्यू की पावर माइनस टू, दैट इज 120 डब्ल्यू क्यूब माइनस 800 ओवर डब्ल्यू स्क्र। अच्छा, फिर उसका डबल डेरिवेटिव फर्दर लें आप, तो डबल डेरिवेटिव इसका फर्दर आ जाएगा आपका 120, ठीक है, प्लस 1600 डब्ल्यू माइनस थ्री, ठीक है, डब्ल्यू की पावर माइनस थ्री। So we need the critical point for the cost function. First notice that w is equal to 0 is not a critical point. Clearly the derivative does not exist at w is equal to 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको आप निकाल लें। But neither does the function. Remember the w only critical points if the function also exists at that point. Know that this is the physical reason to avoid w is equal to 0। अच्छा जी, और w 0 हो भी नहीं सकती क्योंकि आपने वॉल्यूम्स को चूँकि उसकी 50 रखना है, तो w वैसे भी पॉसिबल नहीं है। वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ बॉक्स एंड इट वुड नॉट मेक सेंस टू हैव, असल में इसने काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है वर्ड्स ने, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इसने जो है ना इसको एक्सप्लेनेशन इसमें डाली हुई है। सो इट लुक्स लाइक द ओनली क्रिटिकल पॉइंट विल कम फ्रॉम डिटरमिनिंग वेयर द न्यूमरेटर इज ज़ीरो। तो यहाँ से 120 डब्ल्यू क्यूब माइनस 800 को ज़ीरो पुट करें तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकल आएगी, डब्ल्यू आ जाएगा आपका 1.8821, ठीक है। तो ये आपका जो है वी हैव गॉट अ सिंगल क्रिटिकल पॉइंट एंड वी नाउ हैव टू वेरीफाई दैट दिस इन फैक्ट इज द एब्सोल्यूट मिनिमम कॉस्ट। इसको अब हमने वेरीफाई करना है। अच्छा, 1.8821। तो अब आप क्या करो कि ये जो आपने ये निकाला है सी डबल डॉट, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करो और देखो कि क्या वैल्यू आती है। ये पॉइंट इसके अंदर पुट करके इसकी वैल्यू निकालो। तो सी डबल डॉट इसके अंदर अगर हम पुट करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखें सी डबल डॉट जो है वो इस पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे मेंशन है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आपने खुद करनी है, आप जो है वो कैलकुलेशन, तो डबल डेरिवेटिव इसका निकाला है तो वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो आपको पता है कि वो क्या है, आपका मिनिमा पॉइंट है, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो यानी ये वो डायमेंशन है जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। तो डब्ल्यू आपका इतना आ गया और लेंथ आपकी 3 इंटू डब्ल्यू हो गई, और एच आपकी हाइट निकल आई 50 ओवर 3 डब्ल्यू स्क्र, जो कि 4.705 आपकी हाइट आ गई। तो ये आपकी डायमेंशंस हैं उस कॉस्ट के अंदर रहते हुए कि आपने जो है वो कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज करना है गिवन कॉन्स्टेंट्स के अंदर, और आपका जो वॉल्यूम है वो 50 आना चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उसकी जो कॉस्ट आ रही है यहाँ पे वो कितनी आ रही है, $637.6, यानी ये मिनिमम कॉस्ट है। बाकी कोई भी आप इसकी डायमेंशन चूज़ करेंगे उससे आपकी कॉस्ट ज़्यादा ही इससे आएगी। तो ये थी एक एग्जांपल जिसमें आपकी रिवीजन हो गई है कि जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव मेथड आपने कैसे यूज़ करने होते हैं टू फाइंड दी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। अच्छा, अब एक ऑप्टिमाइजेशन में जो आजकल के एडवांस एल्गोरिदम्स हैं जो कि मशीन लर्निंग के अंदर भी यूज़ होते हैं, तो उसमें एक बड़ा एक मशहूर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो कि
ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम कहलाता है, ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में तो अगेन इस आर्टिकल में भी हम इसको देखते हैं। इफ़ यू रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम द कैलकुलस it might have something to do with the optimization. Finding the best numerical solution to a given problem is an important part of many branches. तो ये optimization डर है, and machine learning is no exception. Optimizers combined with their present the loss function are the key pieces. तो loss function जो है आपका वही cost function होगा। तो the optimization process in machine learning, how the loss function fit into the equation। अच्छा आगे देखते हैं इसको हम। व्हाट्स एन ऑप्टिमाइज़र, ऑप्टिमाइज़र क्या होता है, ये ऑप्टिमाइज़र के बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस बिट वी कैन चेंज द पैरामीटर वेट्स ऑफ आवर मॉडल टू ट्राई एंड मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। लेकिन लॉस फंक्शन को क्या कर रहा है, वो मिनिमाइज कर रहा है, यानी उस वैल्यू को फाइंड करेगा जिस पे आपका लॉस फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। तो दैट प्रोसेस नोन एज ऑप्टिमाइजेशन। अब देखें जैसे इसमें आगे बता रहा है कि आपने जो है इसकी मिनिमम वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट, यानी ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब ये होता है थोड़ा थोड़ा इंटरवल से वो आपका जो है अप्रोच कर रहा है अपने मिनिमा की तरफ, अपने मिनिमा को थोड़े थोड़े इंटरवल्स में वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा इसमें कैलकुलेट, अब इसको थोड़ा सा समराइज इसने यहाँ पे किया हुआ है कि calculate what a small change in each individual weight would do to the loss function, that is which direction should the hiker walk in। यानी आपने जो है आहिस्ता आहिस्ता आपका फंक्शन जो है आपने समझने के यहाँ पे डिक्रीजिंग होना चाहिए। यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है फंक्शन, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो अप्रोच करें अपने मिनिमा की तरफ। एडजस्ट ईच इंडिविजुअल वेट बेस्ड ऑन इट्स ग्रेडियंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक स्मॉल स्टेप, ठीक है, इन दी डिटरमिन डायरेक्शन। आपने स्मॉल स्टेप्स लेने, ज़्यादा स्टेप्स नहीं लेने, ये आगे हम देखते हैं, मतलब बड़े बड़े स्टेप्स नहीं रखने, स्मॉल स्टेप्स के अंदर जाना है। कीप डूइंग स्टेप वन एंड स्टेप टू अंटिल द लॉस फंक्शन गेट्स एज लो एज पॉसिबल। तो ये आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है ये उसके 3 स्टेप्स बताए हुए हैं। The tricky part of this algorithm is understanding gradients, which represent what a small change in the weight of a parameter would do to the loss function. Gradient क्या होते हैं बेसिकली, वो भी डेरिवेटिव भी होते हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव उनको आप कह सकते हैं कि जब आपके पास एक से ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएं तो फिर आप क्या करते हो, आप पार्शियल डेरिवेटिव्स की तरफ चले जाते हो। And these are a measure of change, they connect the loss function and the weights, they tell us how the specific operation we should do to our weights, add 5 subtract 0.7। चाहिए उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा अब इसमें जो है हम देखते हैं लर्निंग रेट की बात करते हैं कि लर्निंग रेट क्या होता है। इस स्टेप को ही बोलते हैं, जो स्टेप होता है ना इसको ही लर्निंग रेट बोला जाता है। चेंजिंग आवर वेट्स टू फास्ट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू मच, दैट इज taking steps that are too large can hinder our ability to maximize the loss, to minimize the loss function. We don't want to make a jump so large that we skip over the optimal value of a given weight। तो इसको हम लर्निंग रेट बोलते हैं। तो लर्निंग रेट जो है इसकी ये देखें, जैसे आप देखें कि लर्निंग रेट आपका जो है स्मॉल लर्निंग रेट होगा तो ये इजीली आप जो है इसमें अपने मिनिमा तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपका लर्निंग रेट जो है आपने ज़्यादा रखा होगा तो आप मिनिमा तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे उसके अंदर। लर्निंग रेट आपने मतलब थोड़ा थोड़ा यानी स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स के अंदर जो है वो आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं यहाँ तक कि आप बॉटम पे मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक बड़ा एक पॉपुलर मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है ऑप्टिमाइजेशन का, जिसको ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम बोला जाता है। अच्छा फर्दर हम आगे चलते हैं कि कंट्रोल सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ज़्यादातर उसमें मैट्रिक्सेस की फॉर्म में होती है, मैट्रिसेस होते हैं, लीनियर अलजेब्रा उसमें हम यूज़ करते हैं, उस तरफ हम मूव करते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होगा कि नंबर एक, the first step in the performing an optimization is to formulate the problem appropriately। कि आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट होगी उसको आपने सही तरीके से लिखना है, उसको फॉर्मुलेट करना है। एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज डिफाइंड बाय 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स होते हैं उसके, कौन कौन से होते हैं, सेट ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बाउंड्स ऑन द डिसीजन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। तो फॉर्मुलेशन किस तरह की होगी, डिसीजन वेरिएबल क्या होगा कि गिवन x इज इक्वल टू x1 x2, ये डिसीजन वेरिएबल्स होंगे आपके जो वेरिएबल्स हैं बेसिकली। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक आप बनाओगे जिसको आप जैसे कॉस्ट फंक्शन कह लेंगे, मिनिमाइज दिस फंक्शन, ठीक है। और बाउंड्स क्या होंगी, बाउंड्स क्या का मतलब ये है कि वो जो वेरिएबल्स हैं उनकी लिमिट्स क्या हैं, यानी उनकी जो हदूद क्या है, बाउंड्स क्या है कि कहाँ से कहाँ तक आपने रहना है।
और कॉन्स्टेंट्स फिर उसमें क्या होगी कि g1x लेस देन इक्वल टू b1, g2x लेस देन इक्वल टू, यानी उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उन बाउंड्स की जो वैल्यूज़ हैं उस पर अगर कोई और कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन है तो वो आपको उसको भी मेंशन करना होगा। तो इस तरह से चार चीज़ें फिर आ गई, मैं फिर रिपीट करूँगा, डिसीजन वेरिएबल्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बाउंड्स और कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, a decision variable, a vector one dimensional array of the decision variables whose values we can change to find the optimal solution। ठीक है, a solution is the set of values assigned to these decision variables। Objective, the objective is a function of the decision variables, it gives a single number evaluating a solution which optimizer tries to minimize or maximize। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमाइज है, कॉस्ट होगी तो मिनिमाइज है, विच एवर यू स्पेसिफाई इन द फॉर्मुलेशन। अच्छा, फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग, फॉर अ लीनियर प्रोग्राम, ये हम आगे देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन में लीनियर प्रोग्राम भी होते हैं, क्वाड्रेटिक प्रोग्राम भी होते हैं। आगे इसकी टाइप्स आ रही हैं। द ऑब्जेक्टिव इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ कोफिशिएंट्स और द वेट्स दैट अप्लाई टू द डिसीजन वेरिएबल्स। फॉर अ नॉन लीनियर प्रोग्राम, जिसको एनएलपी बोला जाता है, नॉन लीनियर प्रोग्राम, द ऑब्जेक्टिव कैन बी एन एक्सप्रेशन और वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन वेरिएबल। तो लीनियर प्रोग्राम में क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर होगा, नॉन लीनियर में क्या होगा कि वो नॉन लीनियर होगा, मतलब उसमें जो है नॉन लीनियरिटी वाला एक्सप्रेशन आएगा। बाउंड्स, अ रेंज एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ आई की जो रेंज है on the decision variables defining what values are allowed, these bounds define the set of possible solutions called the search space। So search space भी बोलते हैं। each decision variable can have a lower bound and an upper bound। if not specified, the lower and upper bounds are minus infinity and plus infinity। ओके, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या है कि भाई आप आपके पास इतनी लिमिट्स हैं, ठीक है, आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, जो उस वेरिएबल्स की जो उस पे फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, जैसे ये जी फंक्शन है, जी फंक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू इतनी है तो इसको हम कहेंगे कॉन्स्टेंट। दीज आर द बाउंड्स ऑन द फंक्शंस ऑफ डिसीजन वेरिएबल, यानी डिसीजन वेरिएबल के कुछ फंक्शंस होंगे, उसकी भी लिमिटेशन है अगर कोई। तो ये आगे हम देखते हैं इनके ऊपर मतलब। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि एनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में बी लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड अदर नॉन लीनियर। एनालिटिकल कैन ऑटोमेटिकली, अच्छा इसमें हम देखते हैं कि फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अ लीनियर फंक्शन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स, यानी जो डिसीजन वेरिएबल हैं उनका लीनियर फंक्शन होना चाहिए। लीनियर आपकी जो प्रोग्रामिंग है ऑप्टिमाइजेशन की। और क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी द लीनियर फंक्शंस ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स। यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव है इसमें क्वाड्रेटिक है, लेकिन जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है, आपकी लीनियर है। कॉन्स्टेंट आपकी क्या है, लीनियर। कॉन्स्टेंट जो जी ऑफ एक्स करके था फंक्शन। फॉर अ क्वाड्रेटिकली कॉन्स्टेंट प्रोग्राम, अभी देखें क्वाड्रेटिकली कॉन्स्टेंट यानी इसमें आपका फंक्शन भी ऑब्जेक्टिव भी नॉन लीनियर होगा। अच्छा, इसमें देखने दो, ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्स्टेंट्स मस्ट ऑल बी लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शंस ऑफ डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक कॉन्स्टेंट है तो क्वाड्रेटिक होंगे इसके अंदर। अच्छा, the problem is a non-linear program if the objective or any of the constraints are non-quadratic in any of the decision variables। इसको अभी हम देखते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन में जो है वो असल में जो नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो उसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी बहुत हाई होती है, यानी वो उसको सॉल्व करना उस प्रॉब्लम को इट बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट, इसलिए उसको थोड़ा सा नोटोरियस भी कहते हैं। ऐसा नहीं हो। अच्छा, अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि पार्ट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्राम। पहले हम लीनियर वालों को डिस्कस करते हैं। लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज़ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन। अब उसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट्स हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, c1x1 प्लस c2x2 प्लस सो ऑन प्लस cnxn सच दैट ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट, तो ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट आपके क्या है, a11x1 प्लस a12x2 प्लस सो ऑन प्लस a1nxn लेस देन इक्वल टू b1 अप टू सो ऑन। इसी तरह am1x1 प्लस am2x2, ये आपकी जो है कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स हैं और दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। डिसीजन वेरिएबल आपके क्या है, x1 x2 अप टू सो ऑन xn का कॉलम वेक्टर। अच्छा जी, अब इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स आर रियल वैल्यूड एंड अनकॉन्स्टेंट रेंजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा जी, linear programs generally solve quickly, although large models can be computationally complex। Solutions to the linear problems always represent a global maximum or minimum। अच्छा जी, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक प्रोग्राम। तो क्वाड्रेटिक प्रोग्राम हैज़ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोग्राम के अंदर, क्वाड्रेटिक प्रोग्राम में क्वाड्रेटिक टर्म आ जाएगी, वो कौन सी होती है, एक्स ट्रांसपोज सम फंक्शन पी एक्स या एक्स ट्रांसपोज क्यू एक्स, जैसे ये देखें
मिनिमाइज सी एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज क्यू एक्स, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। ठीक है, ये हमने स्टार्ट पे पढ़ा था इस कोर्स के, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है। सच दैट ए वन डॉट एक्स लेस देन इक्वल टू बी वन अप टू सो ऑन ए एम एक्स लेस देन इक्वल टू बी एम, ये आपकी कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है, कॉन्स्टेंट्स आपकी क्या है, लीनियर। अच्छा, फिर अगर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वाड्रेटिकली कांस्टेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी क्वाड्रेटिक है और आपकी कांस्टेंट्स भी क्वाड्रेटिक आ जाएंगी। तो ये टाइप्स हैं इनकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की टाइप्स हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ। उसमें आपका जो है वो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है एक नॉन लीनियर हो सकता है और आगे कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स जो हैं दीज कैन बी और लीनियर, जैसे कि यहाँ पे खैर ये दोनों नॉन लीनियर फंक्शंस हैं वैसे, यानी इसमें आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी नॉन लीनियर है और आपकी कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये जी ऑफ एक्स ये नॉन लीनियर होंगी। अच्छा, तो इसी वजह से इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो अच्छी खासी होती है, ज़्यादा होती है। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। आगे मूव क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग की कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम मूव करते हैं, कि जिसमें मिनिमाइज सी ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसमें देखें कि ये एक आपके सामने एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसमें क्या कह रहा है, मिनिमाइज सी ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें C belongs to R power n, B belongs to R power m and A belongs R power m cross n। ठीक है, अब we can maximize the or the constants may be in the form of inequalities। ठीक है, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है LMI का, लीनियर मैट्रिक्स इनइक्वालिटीज़, कि जिसमें आपकी जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनका मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में वो बनती हैं। नहीं हो, आगे देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल अगर हम सॉल्व करते हैं, बेसिकली ये आपकी एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है जो कि आपका एक लीनियर प्रोग्राम है जिसको आप ऑप्टिमाइजेशन में लिखते हैं कि मिनिमाइज सी ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो आपकी जो ये कांस्टेंट है इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू बी, ये भी हो सकती है। अच्छा, दिस एग्जांपल, अच्छा अब इसमें देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। द मैन्युफैक्चरर produces four different products x1 x2 x3 x4। There are three inputs to this production process: labor in the man weeks, kilogram of raw material, and the boxes of raw material B. Each product has different input requirements. In determining each week's production schedule, the manufacturer cannot use more than the available amounts of manpower and the two raw materials. The relevant information is presented in table 15.1। Every production decision must satisfy the restrictions on the availability। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये आपके पास इस तरह से इस जो ऊपर की जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, तो x1 प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस टू एक्स फोर लेस दैन इक्वल टू 20, 6x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 प्लस 2x4 100, और इस तरह से थर्ड आपके पास आ गई। अच्छा, इसको अब आप लिखेंगे किस तरह से, ये आपके पास इसको हम लिखेंगे इस तरह कि x ऑफ i ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, I1 2 3 4, or suppose that one unit of x1 sells $6, x2 x3 and x4 sell $4 $7 $5। ठीक है, द टोटल रेवेन्यू फॉर द प्रोडक्शन डिसीजन। अब इसका, अब ये देखेंगे आपके बेसिकली चार प्रोडक्ट्स हैं x1 x2 x3 x4। तो अब वो बता रहा है कि ये कितने कितने में बिक रहे हैं, 6x1 प्लस 4x2 प्लस 7x3 प्लस 5x4। अब आपने इसको क्या करना है, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमाइज नहीं करना है, यहाँ पे क्योंकि ये आपका प्रॉफिट फंक्शन है, आपका रेवेन्यू फंक्शन है, तो इसको आप मैक्सिमाइज करोगे। द प्रॉब्लम इज देन टू मैक्सिमाइज द प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू दी गिवन कॉन्स्टेंट्स, द थ्री इनइक्वालिटीज एंड द फोर नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, तो अब देखें इसको किस तरह से हमने लिखा है। यहाँ पे एक और इसमें एक एल्गोरिदम बड़ा मशहूर है, सिंप्लेक्स एल्गोरिदम उसको बोलते हैं। तो अब हम उसको लिख रहे हैं, मैन वीक्स, किलोग्राम ऑफ मटेरियल, बॉक्सेस ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन लेवल्स। प्रोडक्ट आपके पास क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर। ठीक है, मैन मिक्स वन टू वन टू। ठीक है, और इनपुट अवेलेबिलिटी कितनी है, 20। ये हमने कहाँ से टेबल बनाया है, ये टेबल हमने इस स्टेटमेंट से बनाया जो हमें स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, इसको देखते हुए हमने जो है इनको यूज़ करते हुए, कॉन्स्टेंट्स हमें दी गई हैं मुख्तलिफ, इनको यूज़ करते हुए हमने ये टेबल इसका फर्दर बनाया है। प्रोडक्शन लेवल क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर। अब आपका कॉम्पैक्ट फंक्शन किस तरह से आप करोगे कि मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमाइज सी ट्रांसपोज एक्स। ठीक है, सी ट्रांसपोज आपका कहाँ से निकलेगा, यहाँ से आपका सी ट्रांसपोज निकलेगा। या सी ट्रांसपोज यहाँ से निकलेगा। सी ट्रांसपोज एक्स इज बेसिकली दिस फंक्शन, जिसको आपने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ये देखें ये वो कॉन्स्टेंट्स है जो ऊपर आपको गिवन थी, एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू
0। तो सी ट्रांसपोज देखें 6475 निकाला गया और x इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 होल ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ये कॉलम वेक्टर है बेसिकली, और सी भी आपका कॉलम वेक्टर है, इसलिए आप इसको सी ट्रांसपोज किया तो ये रो वेक्टर में चेंज हो गया हुआ है। तो सी ट्रांसपोज एक्स आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, ए फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ए फंक्शन जो इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में ए एक्स लेस दैन इक्वल टू बी, और बी इसमें क्या आ रहा है 20 175, देखिए 20 175 और ए मैट्रिक्स आपने कहाँ से निकाला, यहाँ से आपने ए मैट्रिक्स निकाल लेना है। तो इस तरह से जो है वो आप ये जस्ट देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन एक कहलाता कोर्स है जिसके अंदर हम ऑप्टिमाइजेशन के एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं। सिंप्लेक्स एल्गोरिदम है और फर्दर एल्गोरिदम उसके बड़े मशहूर एल्गोरिदम्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के। तो ये इस कोर्स के अंदर इसका जस्ट एक आइडिया दिया जा रहा है। बेसिकली हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम, तो अभी हम उसकी तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे कॉन्वेक्स फंक्शन और कॉनकेव फंक्शन क्या होते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन के, जिसमें वैल्यू ऑफ एक्स जो है यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें इट विल बी ग्रेटर दैन दी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यानी इन दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें और स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन इस पे बनाते हैं तो इट इज़ ग्रेटर दैन दी वैल्यू ऑफ दी योर फंक्शन, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्सिटी। और कनकेव क्या होता है कि जिसमें हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें एंड देन दैट विल बी योर लेस देन दी फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो इसको हम कहते हैं कनकेव प्रॉपर्टी। दिस इज कन्वेक्स एंड दिस इज कनकेव। तो ये भी अक्सर कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अच्छा, आगे चलते हैं हम ऑप्टिमल कंट्रोल और रोबस्ट कंट्रोल हमारा टॉपिक है। अच्छा, एन ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम सीक्स टू मैक्सिमाइज द रिटर्न फ्रॉम अ, अब वो जो इससे पहले सारी की सारी स्टोरी बताई गई थी वो इस ऑप्टिमल कंट्रोल को समझने के लिए जो है वो सारी की सारी स्टोरी थी। एन ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम सीक्स टू मैक्सिमाइज द रिटर्न फ्रॉम अ सिस्टम फॉर अ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, in general terms the optimal control problem is to find a control u which causes the system x dot, that is a function of x u and t, to follow an optimal trajectory x of t that minimizes the performance criterion or cost function। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा कि j इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम टी नॉट टू टी वन h फंक्शन ऑफ x u and t। The problem is one of the constrained functional minimization and has several approaches। अब इसमें टाइप्स क्या होती हैं, टर्मिनल कंट्रोल प्रॉब्लम के तौर पे भी हो सकता है। दिस इज यूज्ड टू ब्रिंग द सिस्टम एज क्लोज एज पॉसिबल टू द गिवन टर्मिनल स्टेट विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। An example is the automatic aircraft landing system, whereby the optimal control policy will focus on minimizing the errors in the state vector at the point of landing। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि द मिनिमम टाइम कंट्रोल प्रॉब्लम, कि आप मिनिमम टाइम में अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें। दिस इज यूज टू रीच द टर्मिनल स्टेट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल time period। This usually results in a bang control policy where the control is set to जो bang कंट्रोल होता है इसको ऑन ऑफ कंट्रोल को bang कंट्रोल बोलते हैं। दिस usually results in bang कंट्रोल पॉलिसी where the control is set to u maximum initially and switching to u minimum। ठीक है, u maximum u minimum जैसे स्लाइडिंग मोड कंट्रोल के अंदर होता है। To at some specific time in the case of a car journey, this is equivalent to the driver keeping his foot flat down on the accelerator for the entire journey except at the terminal point which he brakes as hard as possible। यानी बैंग प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम ऑन ऑफ कंट्रोल, यानी दोनों एक्सट्रीम्स के अंदर आपका जो है वो कंट्रोल सिग्नल जा रहा है यू। अच्छा, एक और टाइप क्या होती है इसकी, मिनिमम एनर्जी कंट्रोल प्रॉब्लम। दिस इज यूज टू ट्रांसफर द सिस्टम फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू अ फाइनल स्टेट विद मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ कंट्रोल एनर्जी, दैट इज यूज्ड इन द सैटेलाइट कंट्रोल। अच्छा, रेगुलेटर कंट्रोल प्रॉब्लम जो हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें रेगुलेटर में आर इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं आप, तो स्टेट फीडबैक जो कंट्रोल होता है आपका रेगुलेटर प्रॉब्लम बन जाता है। विद द सिस्टम इनिशियली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम will return the system to the equilibrium state in such a manner so as to minimize a given performance index। Finally क्या है, the tracking control problem। This is used to cause the state of a system to track as close as possible some desired state history in such a manner so as to minimize a given performance index। तो ये ट्रैकिंग कंट्रोल प्रॉब्लम कहलाएगा आपका। जैसे एक शिप है आपका दरिया में तैर है, तो उसके लिए जो है ये अप्लाई हो सकता है। दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ अ रेगुलेटरी कंट्रोल प्रॉब्लम, ये वहीं से निकली। अच्छा, अब हम देखते हैं फर्दर इसमें जे फंक्शन जो हमारा कॉस्ट फंक्शन होगा, इसमें आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि जे फंक्शन आपका दो तरह के हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं।
तो लीनियर फंक्शन कैसा होगा जी, ये देखें Q11 x1 प्लस Q2 x2 प्लस Q33 x3 प्लस R1 u इंटू डी टी, यानी इसमें स्टेट आ रही है और इनपुट आ रही है। तो इसमें देखें एक क्यू मैट्रिक्स आपका बन जाएगा क्यू एक्स, यानी क्यू एक्स करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ रही है, और ये आपका आर यू, यानी आर आपके इसमें आर वन के बराबर है और यू, ठीक है। तो ये आपका लीनियर कॉस्ट फंक्शन है। और अगर क्वाड्रेटिक होगा तो वो होगा एक्स ट्रांसपोज क्यू एक्स प्लस आर ट्रांसपोज यू आर, ठीक है। If the state and control variables in equations 9.4 and 5 are scared, then the performance index becomes quadratic। यहीं से वो एक निकला है आपका लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलेटर, उसकी तरफ अभी हम जाएंगे। The advantage of a quadratic performance index is that for a linear system it has a mathematical solution that yields a linear control law, यानी u is equal to माइनस के एक्स अगर आप इसमें पुट करें तो ये आपका कंट्रोल लॉ से आपकी जो है कॉस्ट फंक्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। A quadratic performance index for this example is j is equal to t नॉट टू टी वन क्यू क्यू एक्स, ठीक है। q आपका आ जाएगा q मैट्रिक्स और x आपका x मैट्रिक्स है, स्टेट मैट्रिक्स है, r और u स्क्वायर। अच्छा, इसको जनरल फॉर्म देखने हैं। इसकी जनरल फॉर्म आपकी बन जाएगी u r u, ये देखें x ट्रांसपोज q x प्लस u ट्रांसपोज r u, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो ऑप्टिमल कंट्रोल में हम क्या करेंगे कि हम एक कंट्रोल लॉ बनाएंगे जो कि हमारे कॉस्ट फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से हमारे पास आती है रिकार्टी इक्वेजन, जिसको हम बोलते हैं रिकार्टी इक्वेजन और रिकार्टी मैट्रिक्सेस। तो अभी हम देखेंगे कि रिकार्टी इक्वेजन क्या होती है और रिकार्टी मैट्रिक्सेस क्या होते हैं, वो कैसे हम निकालते हैं। अच्छा, जे इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, अच्छा ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब स्केलर मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर मीन्स जिसकी डायरेक्शन होती है विद द मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलेटर, द लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलेटर एल क्यू आर प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल कंट्रोल लॉ फॉर अ लीनियर सिस्टम विद अ क्वाड्रेटिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये देखिए, यानी आपका सिस्टम एक लीनियर सिस्टम है और उसका जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन वगैरह इंक्लूड नहीं की मैंने, वो इस कोर्स में नहीं है। तो इसकी जो डेरिवेशंस आती हैं वो आती हैं यू ऑप्ट इज इक्वल टू माइनस आर इनवर्स पी ट्रांसपोज पी एक्स, ठीक है। ये आपका एक ऑप्टिमल कंट्रोल लॉ है, यानी ये इनपुट अगर आप अपने सिस्टम को देंगे तो उससे क्या होगा कि एक्स ट्रांसपोज पी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, ये ऑप्टिमाइजेशन फॉलो हो। तो Kalman demonstrated that as the integration in the reverse time proceeds, the solution of P of t converges to the constant value। अच्छा, उसमें फिर आपके पास एक इक्वेशन आती है पी ए प्लस ए ट्रांसपोज पी प्लस क्यू माइनस पी बी आर इनवर्स बी ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यानी आपके सिस्टम की जो स्टेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये आपके पास इक्वेशन अचीव होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिकार्टी इक्वेशन। तो ऑप्टिमल कंट्रोल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो ये रिकार्टी इक्वेशन होती है, और रिकार्टी मैट्रिक्स, ये जो पी मैट्रिक्स है इसको रिकार्टी मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, उससे ये ज़रा क्लियर हो जाएगा मजीद। द रेगुलेटर शोन इन द फिगर 9.1 कंटेन्स अ प्लांट दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय, अच्छा एक्स ये आपके पास एक नॉर्मल स्टेट स्पेस में एक सिस्टम गिवन है, एक्स डॉट एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट वाई, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, जे इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स ट्रांसपोज क्यू, क्यू ये क्यू मैट्रिक्स आपके आगे प्लस यू स्केयर। अब यू स्केयर इसमें देखें यू ट्रांसपोज आर इंटू यू, यानी इसमें आर जो है वन है इसके अंदर। तो अब हमें क्या क्वेश्चन में कहा गया कि डिटरमिन दी रिकार्टी मैट्रिक्स पी, स्टेट फीडबैक मैट्रिक्स के एंड क्लोज्ड लूप आइगन वैल्यूज़, ये आइगन वैल्यूज़ निकाल दें। तो अब हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपने सिस्टम को, पी निकालेंगे, के निकालेंगे और आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे ए मैट्रिक्स आपका यहाँ से निकल आया, बी मैट्रिक्स यहाँ से आ गया, सी मैट्रिक्स इधर से आ गया, क्यू मैट्रिक्स इधर से आ गया और आर मैट्रिक्स मान यहाँ से आ गया। तो अब आपने क्या करना है कि ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, पी ए प्लस ए ट्रांसपोज पी प्लस क्यू माइनस पी बी आर आर इनवर्स बी ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से पी मैट्रिक्स आप, क्योंकि ये सिस्टम आपका 2x2 है, तो आप पी वन वन पी वन टू पी टू वन पी टू टू कर लें या ए बी सी डी करके आप अज्यूम कर लें। तो इस इक्वेशन को बेसिकली अब आप इक्वल टू जीरो रख के सेटिस्फाई करवा के पी निकालेंगे। तो ये आपका जो है एक ऑप्टिमल कंट्रोल का प्रॉब्लम बन जाएगा। ये देखेंगे आपका ऑप्टिमल रेगुलेटर, रेगुलेटर में हमने पढ़ा हुआ स्टेट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है जिसमें इनपुट क्या है जीरो। तो आपकी यू क्या चीज़ बन जाएगी, यू इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू जीरो वन माइनस टू, बी इज इक्वल टू जीरो वन, क्यू इज इक्वल टू टू जीरो जीरो वन, आर इज इक्वल टू वन जो कि स्केलर है।
अब द रिड्यूस्ड रिकार्ट इक्वेशन क्या है आपकी, पी ए प्लस ए ट्रांसपोज पी प्लस क्यू माइनस पी बी आर इनवर्स बी ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें आप पी वन वन पी वन टू पी टू वन पी टू टू आपने ज्यूम कर लिया। अब आपने पहले पी ए निकाला है, फिर ए ट्रांसपोज पी निकालें, ठीक है, फिर क्यू में प्लस करें, फिर उसके बाद इस ये एक्सप्रेशन के साथ माइनस करें। तो उसको आपने सॉल्व करना है। ये काफ़ी कंप्यूटेशनली थोड़ा सा हेक्टिक होगा करना, लेकिन ये आपको आना चाहिए, ये आपकी स्किल का पार्ट है। यू मस्ट नो दिस टू डू मैट्रिक्स अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा है बेसिकली ये। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखें पी वन टू इज इक्वल टू पी टू वन, यानी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ट्रांसपोज इक्वल होता है, जैसे पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी। तो ट्रांसपोज इक्वल होने का मतलब ये होगा ए वन टू इज इक्वल टू ए टू वन। तो इस तरह से आपने जो पी वन टू पी टू वन की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, तो वो आपके पास आ जाएंगी पी वन टू पी टू वन, और पी वन वन और पी टू टू की वैल्यूज़ आप निकालें। तो आपका यहाँ से सॉल्व करने के बाद पी मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी 2.403 0.732। ये उस बड़ी सी जो इक्वेशन थी, हॉरिबल सी डिकार्ट इक्वेशन उसको बोलते हैं, उसमें आपने पुट किया और आपका एक पी मैट्रिक्स आपका निकल आया, ठीक है। अब इस पी मैट्रिक्स, अब आपने कंट्रोल लॉ बनाना है। के की इक्वेशन क्या थी, आर इनवर्स बी ट्रांसपोज पी, ठीक है। इसमें आप पुट करें इसको, आर इनवर्स आपके पास है, ठीक है, बी जो कि वन ही है, बी ट्रांसपोज आपके पास है, पी आपके पास निकल आया, तो इससे के की वैल्यूज निकलेंगी, ये गेन। के मैट्रिक्स क्या है, गेन मैट्रिक्स, यानी कंट्रोल ये वाला जब आप उस गेन्स अप्लाई करेंगे अपने के मैट्रिक्स में, तो आपका जो कॉस्ट फंक्शन था वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और उसके ऊपर फिर आपकी जो रेगुलेटर है उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, तो उसका हमें पता है, इससे पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, एस आई माइनस ए प्लस बी के ये रेगुलेटर का प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमने रेगुलेटर डिज़ाइन के अंदर की हुई है, जो स्टार्ट के ए सी एस के लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने की हुई है। ये आपको मस्ट आनी चाहिए, जिसमें आप अपने, ये बेसिकली पोल प्लेसमेंट मेथड है, इसमें आप रेगुलेटर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अच्छा, एस आई माइनस ए प्लस बी के जब आप इसमें पुट करें तो इससे आपकी जो आइगन वैल्यूज़ बेसिकली निकल आएंगी। इसके ये वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट करने के बाद वो आपके पास ये दो आएंगे आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये आपका जो है प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। एक ऑप्टिमल कंट्रोल का जो प्रॉब्लम होगा वो इस तरह का होगा, और इस तरह से उसको आपने सॉल्व करना है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, तो फाइनल प्रॉब्लम होगा इसमें आज के लेक्चर का। अ स्टेट मॉडल फॉर लीनियर सिस्टम क्या है, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, और आपको ये एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है, ठीक है, सिस्टम की एक इनिशियल कंडीशन है। अच्छा, ये आगे हम यूज़ करेंगे जे फंक्शन की फाइनल कैलकुलेशन में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यूजिंग द रिकार्टी इक्वेशन डिज़ाइन एन ऑप्टिमल कंट्रोल लॉ दैट मिनिमाइजेज द परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, ये जे आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स है। अब पहले क्या करोगे, चुप करके आप यहाँ से क्यू निकालो, क्यू फंक्शन निकालो और आप आर फंक्शन निकालो। क्यू इसका क्या निकलेगा, क्यू आपका आ जाएगा 1001। इसको जब अगर आप x1 x2 से एक्स ट्रांसपोज एक्स, यानी इसके पीछे x1 x2 और आगे x1 x2 लगाओगे, तो ये वाली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। ये आप करके देख सकते हैं इसको। प्लस यू स्केयर, इसमें आर क्या हो जाएगा आपका 1, यू ट्रांसपोज आर यू, तो आर इसमें बेसिकली 1 है, यू ट्रांसपोज यू इज यू स्केयर, तो इन बिटवीन आर आपका 1 है। तो अब इसमें आप देखें कि वही मेथड है हमारा, ए ट्रांसपोज पी प्लस पी ए माइनस बी बी आर इनवर्स बी ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू माइनस क्यू। अच्छा, ये माइनस क्यू उधर लेके गया हो, ये आप इधर भी ला सकते हैं प्लस क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अच्छा, अब इसको आप सॉल्व करें और अपनी जो है यहाँ पे देखें पी मैट्रिक्स ए बी सी डी की फॉर्म में। एक्चुअली डिफरेंट बुक से लिया हुआ न्यूमेरिकल है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा पहली बुक से थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है ऑथर का। अच्छा, ए बी सी डी करके इसने ज्यूम करके ए बी सी डी अब निकाला है अपना। तो ए बी सी डी करके इसने जो निकाला है पी मैट्रिक्स, ये आ गया आपके पास, काफ़ी लंबी कैलकुलेशंस के बाद पी मैट्रिक्स आपके पास आ गया। अच्छा, फिर आप क्या निकालते हो, के निकालते हो, कंट्रोल लॉ के इज इक्वल टू आर इनवर्स बी ट्रांसपोज इनटू पी, दैट इज 10.646। तो अब आपका के मैट्रिक्स आपके पास आ गया। के मैट्रिक्स यानी ये गेन आप इसके अंदर रखोगे तो आपका ये ऑप्टिमाइज, आपके प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर देगा ये उस परफॉर्मेंस इंडेक्स जे के अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब जे की वैल्यू भी आपने निकालनी है, ठीक है। अब जे की वैल्यू अगर हमें निकाली जाए, जे की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है कि इसमें आप देखें कि एक्स ज़ीरो ट्रांसपोज पी इंटू एक्स ऑफ ज़ीरो, क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है ना, तो इसके ऊपर आपने जो है वो फिर आगे कॉस्ट फंक्शन लगाना है कि इस इनिशियल कंडीशन के ऊपर एक्स ट्रांसपोज ज़ीरो पी इंटू एक्स ऑफ ज़ीरो, ठीक है, 10 पी और 10, तो ये आपका जे की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो 0.823
निकल आएगी। तो ये था एक ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, कि जिसके अंदर हमने देखा कि हम जो है रिकार्टी इक्वेशंस और रिकार्टी मैट्रिक्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया। और बेसिकली आज हमने सबसे पहले जो है वो ऑप्टिमाइजेशन के मतलब थोड़ा सा अपना नॉलेज रिफ्रेश किया, जिसमें हम फंक्शन को उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन से या उसके फर्स्ट डेरिवेटिव से या उसके सेकंड डेरिवेटिव से हम उसके मैक्सिमा मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालते हैं। फिर हमने एक और एल्गोरिथम देखा ग्रेडियंट डिसेंट का, जो कि मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होता है, जिसमें हम जो है वो इंक्रीमेंटल छोटे छोटे स्टेप्स के साथ जो है वो मिनिमा तक पहुंच जाते हैं। और उसमें हमने लर्निंग जो रेट होता है हमारा, उसको हमने ज़्यादा नहीं सेट करना होता, उसको थोड़ा छोटा रखना है आपने स्टेप को। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जो है इसके ऑप्टिमल ऑप्टिमाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की, जिसमें हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग थी, ठीक है, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग थी और क्वाड्रेटिक कॉन्स्टेंट प्रोग्रामिंग थी। और फिर उसके बाद हम फाइनली अपने ऑप्टिमल कंट्रोल लॉ और ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर, उनका एनालिसिस के ऊपर मैथमेटिकली हमने एक ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम को कैसे सॉल्व करना है, तो उसके ऊपर आज हमने डिस्कशन की है। तो इस वीक के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।